हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर विकास फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। अगर आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आपका अप्रिसिएशन ही हमारा मोटिवेशन है। अब तक हम लोगों ने समाज को पढ़ा और समुदाय को पढ़ा। आइए समझते हैं समिति क्या है। समिति को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मानव क्या है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। जैसा कि अरस्तु ने कहा, मानव सिर्फ जैविक प्राणी नहीं है, वह सामाजिक प्राणी भी है। अतः इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, वो बायोलॉजिकल भी हैं और सोशियोलॉजिकल। मनुष्य जो है संबंध बनाता है, अंतरक्रिया करता है और उसके कुछ क्रिएटिव वो एक्सप्रेस करता है। ये सारी चीज़ें उसको लैंग्वेज की ज़रूरत है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसे बहुत सारी नीड्स हैं इंसान की, और इन्हीं नीड्स को पूरा करने के लिए समाज का निर्माण होता है। पर जो मानव की आवश्यकताएं हैं, अगर उसको कैटेगराइज करें तो नीड, वांट एंड डिजायर, 3 लेवल पे बात हो सकती है। नीड क्या है? नीड है वो बेयर मिनिमम जो हमें सरवाइव करने के लिए आवश्यक होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। वहीं वांट क्या है? जब हम ज़्यादा एफ्लुएंट हो जाते हैं, हम चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम उसमें बेहतर वेरिएंट, बेहतर अल्टरनेटिव की तलाश करने लगते हैं। जैसे हमको कपड़ा पहनना है तो फिर हम फैशन और ट्रेंड की बात करने लगेंगे। हम देखने लगेंगे कि क्या अच्छा लगेगा। सिर्फ तन ढकने की बात नहीं होती है, अब अच्छा लगने की बात होती है। सिर्फ अपने आप को अच्छा लगने की नहीं, हम जहाँ पे रह रहे हैं हमारे आसपास उनका भी वैलिडेशन तलाशने लगते हैं। वहीं डिजायर क्या है? डिजायर है कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, आपके परिस्थिति की सिंबल है। डिजायर्स में कई बार हम ब्रांड ओरिएंटेड हो जाते हैं। जैसे हमको मोबाइल फ़ोन यूज करना है तो सैमसंग है कि एप्पल का आईफ़ोन यूज करना है, गाड़ी में कोई टाटा, मारुति सुजुकी इन सब लेना है, या हमको लेना है मर्सिडीज़ लेना है, पोर्शे लेना है, या कोई और कार। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं न कहीं परिस्थिति को संदर्भित करके इसका उपयोग करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कॉन्स्पिकस कंजप्शन, दिखावे के लिए उपभोग। अतः मानव की आवश्यकताओं की कोई डिमार्केटेड बाउंड्री लाइन नहीं है, तो कई बार हम यही आवश्यकताएं अगर एक्सट्रीम पे जाके सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने लगें, तो समाज को असंतुलित करने लगे, तो इसलिए हमको कुछ ऐसे संस्थाओं की, कुछ ऐसे समितियों की ज़रूरत पड़ी जो रेगुलेट कर सकें इन चीज़ों को नियंत्रित कर सकें, तो और आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आइए अब समझते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर कैसे सकता है आखिर। इसके कुछ तो तरीके होंगे जिनके आधार पर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता होगा। पहला तो यह है कि स्वयं अपने कार्य द्वारा, बाई ओन सेल्फ वर्क। पर क्या मनुष्य इतना सक्षम है? व्यक्ति बिना किसी सहारा लिए स्वयं अपने आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि मानव जन्म से अक्षम और दुर्बल है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। बाहरी परिस्थितियां उसे अकेले कार्य पूरा नहीं करने देती हैं। वहीं सामाजिक प्रकृति, मनुष्य आइसोलेशन में नहीं रह सकता क्योंकि वो सोशल नेचर का है। तो उसको समाज में रहना होता है। उसके कुछ नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे प्राथमिक समूह में अ, और सेकेंडरी समूह की भी बात होती है। जैसे अ, संबंध, मानव संबंध बनाता है, अभिव्यक्त करता है, मानव अंतःक्रिया करता है। अतः मानव आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित नहीं है, वो अनंत है। अतः वो अकेले पूरी नहीं की जा सकती। अच्छा, तो दूसरा क्या तरीका है? बाई कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष द्वारा। आवश्यकताओं की पूर्ति का दूसरा साधन संघर्ष अथवा लड़ाई झगड़ा करना है। और यह साधन
असामाजिक और अव्यावहारिक है। क्यों? संघर्ष से संबंध टूट जाते हैं और समाज में अराजकता और डिसरप्शंस आ जाते हैं। अतः संघर्ष एक उचित और सामाजिक साधन नहीं है। तीसरा है बाई कोऑपरेशन, सहयोग द्वारा। व्यक्ति मिलजुल कर एक दूसरे की मदद से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। यह एक सामाजिक साधन भी है और उचित भी है। जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक कार है जो कीचड़ में फंसी है और 2-3 लोग इसको धक्का दे रहे हैं। क्या ये तीनों लोग इस कार वाले से संबंधित होंगे, पहले से जानते होंगे? और क्या ये पहले से प्रायोजित है? नहीं, ये एक्सीडेंटल है, आकस्मिक है। ऐसी परिस्थितियां आ गई तो और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसका हेल्प करें, सहयोग करें। ये समाज सिखाता है। एक्सीडेंटल, जब व्यक्ति एकाएक परिस्थितिवश और मानवतावश मदद करता है, इसमें कोई संगठन निर्मित नहीं हो पाता है। आशा है कि ये आप लोग समझ गए होंगे। कोऑपरेशन में पहला है एक्सीडेंटल, दूसरा है प्रथागत, कस्टमरी कोऑपरेशन। इसमें प्रथाओं द्वारा मदद, कोई संगठन का निर्माण नहीं होता। समाज में ऐसा किया जाता रहा है, इसलिए हम लोग करते हैं। आप अपने आसपास देखते होंगे कई ऐसी चीज़ें जो चली आ रही हैं, वो बाय द कस्टम चला रहा है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लॉजिक है, क्या है। जैसे अपने आसपास पड़ोस में भी देखते होंगे, किसी की डेथ हो गई या कहीं किसी के यहाँ शादी पड़ी है। उसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे कोई है जो दिव्यांग है, कोई बेगर्स है, या कोई भूखा पड़ा है, कई दिन से खाना नहीं खाया। तो ये चीज़ें एक बाय द टाइम चली आ रही हैं, हमको करना है, इस तरीके से सहयोग करना है। उसमें कोई प्रयोजन नहीं होता कि हमारा कोई साध्य है, हम उस इंसान को, किसी अगर बेगर का, हम भिखारी का किसी भूखे को खाना दे रहे हैं, तो उसमें कोई प्रयोजन नहीं है कि ये साध्य है हमारा और इसको साधन बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कस्टमरी है। ये दूसरा सहयोग होगा। तीसरा है उद्देश्य, पर्पजिव। उद्देश्य सहयोग क्या है? कि इसमें कोई ना कोई पर्पज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कोई साध्य होता है, और उस साध्य के लिए समितियों को हम साधन बनाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के लिए मिलजुल कर कार्य, और इसी के लिए समितियों का निर्माण होता है। आशा है कि आप लोग अभी समझ गए होंगे कि समितियों का निर्माण क्यों हो रहा है। कोऑपरेशन में भी जो पर्पजिव कोऑपरेशन है, उसके लिए समितियों का निर्माण हो रहा है। सॉरी, इंट्रोडक्शन टू एसोसिएशन, समिति का परिचय। जब समाज में व्यक्ति विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर किसी संगठन का निर्माण करते हैं, तब हम उसे समित करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? विशिष्ट उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, उसी को समिति कहते हैं। जैसे स्कूल एंड कॉलेज, व्यायाम क्लब, मनोरंजन के लिए। और यह केवल उद्देश्य तक, पूर्ति तक सीमित नहीं है। अब आइए, कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ विद्वान हैं, उनके डिफिनीशंस समझते हैं, तो समिति को हम ज़्यादा बेहतर रेप्लिकेट कर पाएंगे, प्रतिबिंबित कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर समझ भी पाएंगे। मैकाइवर एवं पेज समिति को क्या कहते हैं? एक तो व्यक्तियों का समूह, दूसरा सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया गया है। तो मैकाइवर एवं पेज भी वही कह रहे हैं, व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव या किसी ऑब्जेक्टिव के पूर्ति के लिए एक संगठन का निर्माण करते हैं। ये क्या कहते हैं? मैकाइवर एवं पेज। इसका मुख्य विचार यही है कि जानबूझकर बनाया जाता है, इंटेंशनली समितियों का निर्माण होता है।
अभी तक आप लोग अगर समाज और समुदाय को देखें तो दोनों स्वतः ही स्फूर्त हैं, सुई जेनरिस हैं। वहीं दुर्खिम समाज को सुई जेनरिस कहते हैं, वहीं हमने पढ़ा समुदाय भी वो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है उसका। अब समिति के बारे में अगर कहें तो ये कहीं न कहीं ये इंटेंशनली एक संगठन बनाया जा रहा है, किसी प्रायोजन को, किसी प्रायोजन विशेष को संदर्भित करके। फेयर चाइल्ड क्या कहते हैं? समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है तथा इसका अपना एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। अभी इन दोनों परिभाषाओं से आप समझ पा रहे होंगे डिफिनेशन से। एक तो ये है कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव है, विदाउट ऑब्जेक्टिव नहीं है, और दूसरी चीज कि एक संगठन है, और तीसरा फेयर चाइल्ड कहते हैं कि एक इसमें आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी है और इसके कुछ कार्यकर्ता भी हैं, इसके वर्कर्स भी हैं। तो इसमें आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा की भी बात फेयर चाइल्ड कह रहे हैं। ऐसा है कि दोनों लोगों को आप लोग समझ गए होंगे। मॉरिस जिन्सबर्ग को समझते हैं। समिति एक दूसरे से संबंधित प्राणियों का एक ऐसा समूह है जो किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य संगठन है। वहीं बोगार्डस की बात करें तो सामान्यतः किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करने को समिति कहते हैं। गिलिन समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति किन्हीं निश्चित उद्देश्यों के लिए संगठित होते हैं तथा जो कुछ मान्यता प्राप्त स्वीकृत प्रणालियों के द्वारा व्यवहार करते हैं। अभी हम लोगों ने लगभग 5 थिंकर्स को पढ़ा, उनके डिफिनेशंस को पढ़ा। कुछ चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि एक सामान्य एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है और दूसरा संगठन है। ऑब्जेक्टिव के लिए निर्माण हो रहा है संगठन का। संगठन क्या है? व्यक्तियों का समूह, और जो कि किसी प्रयोजन के लिए निर्माण किया जा रहा है। वहीं आगे फेयर चाइल्ड क्या कहते हैं? फेयर चाइल्ड कहते हैं कि इसका एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा भी है और इसके कार्यकर्ता भी हैं। आगे जिन्सबर्ग के परिभाषा में भी यही आप उद्देश्य देखेंगे। और संगठन, तो आशा है कि ये 3-4 एलिमेंट हम लोग समिति में समझ पाए होंगे अब तक। ऑकबर्न निमकॉफ समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो समिति क्या है? उद्देश्यों की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उद्देश्यों की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। समिति को किसी निश्चित या विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विचार पूर्वक बनाए गए संगठन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब कोई संगठन होगा तो उसमें ब्यूरोक्रेसी भी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी होगी, उसके बाद वो उसमें उसके वर्कर्स और कार्यकर्ता भी होंगे। ये ऑब्वियस है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए समिति की। एक तो व्यक्तियों का संगठन, समिति व्यक्तियों का समूह है इसलिए यह मूर्त है। समुदाय भी मूर्त था और समिति भी मूर्त है। निश्चित उद्देश्य है, उद्देश्य स्पष्ट और सामान्य होते हैं। वहीं समुदाय में हमने निश्चित क्षेत्र पढ़ा था, समिति में हम क्या पढ़े हैं? निश्चित उद्देश्य। विचार पूर्वक स्थापना, जानबूझकर स्थापित की जाती है, यह आकस्मिक नहीं होती है। समुदाय में हमने पढ़ा था समुदाय का जो ग्रोथ है वो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होता है। वहीं यहाँ पे विचार पूर्वक स्थापना की जा रही है समितियों की। एसोसिएशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स है, लोगों का संगठन है, तो ये मूर्त है। वहीं इसका दूसरा रूप भी है जो अभौतिक एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, वो है रूल्स, लॉज और बाई लॉज, नियम, उपनियम और कानून। ब्रूम के अनुसार समिति को औपचारिक संरचना कहते हैं। सुरक्षा, निरंतरता व व्यवस्था के लिए नियम आवश्यक है।
लीगल एंड मेंबरशिप, क्योंकि ये एक लीगल पर्सनालिटी है समिति, कानूनी व्यक्तित्व, कानून की दृष्टि में एक व्यक्ति है। इसे कॉरपोरेशन भी कहा जा सकता है, निगम। कॉलेज एक शिक्षा समिति है जिसका कानूनी अस्तित्व है और इसकी जो मेंबरशिप है वो ऐच्छिक है। वहीं हम लोगों ने समुदाय में पढ़ा, समुदाय में अनिवार्य सदस्यता थी। आप लोग लिखते चलिएगा, ये सब प्रकृति एग्जाम्स में आते हैं। अस्थायी प्रकृति, टेम्पररी नेचर, उद्देश्यों की पूर्ति होते ही समिति समाप्त हो जाती है। वहीं इसकी सदस्यता जो है वो ऐच्छिक है तथा प्रकृति स्थायी है। तो जिस भी पर्पज के लिए, जिस भी उद्देश्य के लिए जो समिति, जो ऑर्गेनाइजेशन संगठित हुई है, जैसे उसकी उद्देश्यों की पूर्ति होती है वैसे ही वो समाप्त कर दी जाती है। वहीं इसमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी है वो काम करती है, उस पूरे संगठन को नियंत्रित और निगमित करती है। मैकाइवर एवं पेज हितों के आधार पर समितियों को क्लासिफाई करते हैं और हितों में भी अविशेषीकृत जैसे कास्ट, क्लास एंड एज ग्रुप। वहीं विशेषीकृत जैसे परिवार, खेलकूद प्राथमिक हो गए, द्वितीयक जो हो गए व्यापारिक और औद्योगिक हो गए, फिर राजनैतिक पॉलिटिकल हो गए, राज्य और दल, तकनीकी, शोध और समितियां, शैक्षणिक स्कूल और कॉलेज। एक क्वेश्चन है, क्या परिवार एक समिति है? इसमें कई आर्गुमेंट्स हैं। कुछ का कहना है कि ये समुदाय के ज़्यादा करीब है, वहीं कुछ का कहना है कि ये एक समिति है। वहीं मैकाइवर लास्ट में ये कहते हैं कि क्योंकि पहले के जो ग्रामीण समुदाय हैं उसमें देखेंगे तो ग्रामीण परिवार हैं उसमें ज़्यादातर वी फीलिंग की भावना, जो कोहेरेंस है वो ज़्यादा प्रबल है, अतः वो समुदाय के ज़्यादा करीब है। लेकिन जो आधुनिक परिवार है वो क्योंकि न्यूक्लिएटेड है, क्यों इंडिविजुअल ओरिएंटेड होता जा रहा है और एक संविदा आधारित कॉन्ट्रैक्चुअल फैमिली जैसे ही शादियां खत्म होती हैं और परिवार बिखर जाता है, अतः आज के परिवार को हम समिति कहेंगे। मैकाइवर ने लिखा है कि परिवार एक समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होता है तथा इसका साथ इतनी देर तक रहता है कि जिससे संतानोत्पत्ति और उनका पालन पोषण भी हो जाए। निश्चित उद्देश्य है यौन संबंध और वात्सल्य और सहयोगात्मक संगठन इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे से सहयोग करते हैं। आइए समझते हैं, कुछ आर्गुमेंट हैं पक्ष और विपक्ष का। समुदाय के रूप में विवाह एक संस्कार और पवित्र बंधन है। इसमें अपनत्व की भावना है, वी फीलिंग है, स्वतः विकास है, सुई जेनरिस है, और ये क्योंकि नेचुरल है, स्वाभाविक है। सदस्यता अनिवार्य है, जन्म से है परिवार में और जीवन की पूर्णता है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे कुछ जो थिंकर्स हैं वो परिवार को समुदाय के निकट कहते हैं। वहीं कुछ का पक्ष है कि वर्तमान समाज में संविदागत विचार है, विवाह या प्रेम टूटता है तो सदस्यता खत्म हो जाती है। मैकाइवर कहते हैं कि विशेषकर कुछ आदिकालीन और अत्यंत ग्रामीण समाजों के परिवार में समुदाय के अधिकांश गुण मिलते हैं, लेकिन आधुनिक समाज में परिवार निश्चय ही एक संघ है, एसोसिएशन है। तो इस तरीके से नवजात शिशु के लिए जन्म, खान पान, सोना सब परिवार में निष्कल परिवार समुदाय है। पर वही जब बड़ा होकर नया घर बसाता है तो परिवार समिति का रूप धारण कर लेती है। राज्य की प्रकृति हम लोगों ने समुदाय में पढ़ा है, क्या एक राज्य समुदाय है कि समिति है? इसमें मैकाइवर कहते हैं कि राज्य एक मास्टर एसोसिएशन महासमिति है। इसमें हमने पढ़ा कि इस राज्य की जो प्रकृति है वो राजनैतिक है, राज्य संप्रभु है और राज्य का स्वरूप बदलता रहता है, निश्चित नहीं है। और वो ज़्यादातर मतलब वी फीलिंग, सामुदायिक भावना पर निर्भर नहीं होती है, वो राजनैतिक और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। आइए समझते हैं। सीमित दायरा, राज्य का दायरा सीमित है, समुदाय व्यापक है। उत्पत्ति, समुदाय पहले है, राज्य बाद में बना, समुदाय ने ही राज्य को बनाया है। राज्य का स्वरूप बदलता रहता है, समुदाय का नहीं। तो हम कह सकते हैं कि राज्य समुदाय
नहीं है। राज्य एक महासमिति है, ग्रेट एसोसिएशन, मास्टर एसोसिएशन। मैकाइबर राज्य समिति तो है, लेकिन उस उनसे आगे राज्य एक महासमिति है। अब समिति क्यों है? क्योंकि इसका एक राजनीतिक उद्देश्य है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, औपचारिक संगठन है, नियम उपनियम और पूरी नियोजित संरचना है। अब महासमिति क्यों है? क्योंकि समिति, बाकी समितियां वो सोवरेन नहीं है, संप्रभु नहीं है। राज्य संप्रभु है, राज्य के पास दंडात्मक शक्ति है और ये ज़्यादा व्यापक है। अन्य सभी समितियां राज्य के अंदर आ जाती हैं। वहीं जो राज्य की सदस्यता है वो अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है। आइए समझते हैं समाज और समिति में अंतर। समाज जहाँ एब्स्ट्रैक्ट है, वहीं समिति कॉन्क्रीट है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तियों का संगठन है। समाज संबंधों और अंतःक्रियाओं पर आधारित है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, वहीं समिति व्यक्तियों से निर्मित संगठन है। समाज की उत्पत्ति जो है वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, सुई जेनरिस है। वहीं समितियां किन्हीं पर्पज पे व्यक्तियों द्वारा निर्मित की गई हैं, अतः ये आर्टिफिशियल हैं, कृत्रिम है। समाज मूलतः स्थायी है, जीवन के लिए अनिवार्य है। वहीं समितियां अस्थायी हैं। जैसे ही जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए समितियां बनाई जाती हैं वो साध्य पूरा हो जाता है, वो प्रयोजन पूरा हो जाता है, समितियां समाप्त कर दी जाती हैं। समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों संभव है। वहीं समितियां केवल सहयोग ही या सहयोग पर ही आधारित होती हैं। आइए समझते हैं इवोल्यूशन और भावना और संरचना के आधार पर समुदाय और समिति में अंतर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? समाज और समिति में अंतर और समुदाय और समिति में अंतर समझते हैं। समुदाय का विकास स्वाभाविक है और वो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है। समितियां कृत्रिम हैं, बाहरी हैं और जानबूझकर निर्मित की जाती हैं। समुदाय में भावना, कम्युनिटी सेंटीमेंट प्रबल होती है। वहीं समितियों में व्यक्तिगत भावना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट ज़्यादा प्रबल होते हैं। संरचना की बात करें तो समुदाय की जीवन सर्वसामान्य होती है। वहीं समितियां जो हैं उनका कार्य स्थान एक दूसरे से भिन्न होता है। अगर हितों की बात करें तो समुदाय कॉमन इंटरेस्ट पर आधारित होता है। वहीं समितियां स्पेसिफिक इंटरेस्ट, विशिष्ट हितों पर आधारित होती हैं। अलग अलग विशिष्ट हितों के अनुसार अलग अलग समितियों का निर्माण होता है। जहाँ समुदाय अस्थायी है, परमानेंट है, वहीं समितियां अस्थायी हैं। समुदाय का कोई कानूनी व्यक्तित्व नहीं होता, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, लेकिन समितियों का लीगल स्टेटस होता है। कानून की नज़र में वो लीगल पर्सन है। आधुनिक प्रवृत्ति में अगर देखें तो जटिल व्यवस्था में समुदाय जो है वो टूटते नजर आ रहे हैं। वहीं समितियों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे समाज कॉम्प्लेक्स हो रहा है, समाज टूट रहा है, वैसे समुदाय कमजोर हो रहा है, वैसे वैसे समितियां मजबूत हो रही हैं। सदस्यता की बात करें, समुदाय में जो सदस्यता है वो अनिवार्य या स्वाभाविक है। वहीं समितियों में ऐच्छिक है, वॉलंटरी है। समुदाय साध्य एवं साधन दोनों है। हम लोगों ने पढ़ा कि समुदाय में व्यक्ति जन्म लेता है और उसी में मर जाता है। समुदाय संपूर्ण जीवन को प्रतिबिंबित करती हैं। वहीं समितियां विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केवल साधन मात्र है। अगर व्याप्ति की बात करें तो समुदाय व्यक्ति के लिए संपूर्ण होता है, समितियां संकुचित हैं। समितियों के प्रकार अगर देखें, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक, सेवा एवं कल्याण। आर्थिक में वह सभी समितियां आएंगी जो इकोनॉमिकल रेगुलेशन के आधार पर बनाई गई हैं, इकोनॉमिक संगठन हैं। जैसे व्यापारिक समितियां, मजदूर संघ, व्यावसायिक समितियां, राजनीतिक दल। सांस्कृतिक में धार्मिक समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे संस्था। शैक्षणिक में समाजशास्त्र परिषद, वैज्ञानिक संघ, शिक्षा मॉडल विद्यालय इत्यादि। मनोरंजनात्मक में क्लब, नाट्य मंडली, व्यायामशाला। वहीं सेवा एवं कल्याण, अनाथालय, हरिजन सेवक संघ, कानूनी सलाहकार समिति। अब तक हम लोगों ने समिति को पढ़ा। आशा है कि आप लोग समिति समझ गए होंगे। समिति और समुदाय में क्या अंतर है, समिति की प्रकृति क्या है, समिति और समाज में अंतर क्या है,
परिवार समिति है, समुदाय है, राज्य समुदाय है या समिति है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। समिति का निर्माण क्यों हो रहा है? आइए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे संस्था। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद। आशा है कि ये सारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी और पूरी सोशियोलॉजी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप जीडीसी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ या बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, अपने कलीग को शेयर करें और आप भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्लासेस स्किप मत करिएगा। हम नियमित रूप से आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। आपके इस यात्रा में जितना भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ, वो हमारे लिए सुखद होगा। और एक लाइन है कि आकाशोऽपि मम प्राप्यते अधुना भूमौ मित्रं भवतु। अंबर भी अपनी जद में होगा, अभी जमी से यारी हो जाने दे। ये एक यात्रा है उस मिट्टी से अनुकूलन की, एडॉप्टेशन की, जिससे कि हम वो उड़ान, वो टेक अवे ले पाएँ जो हमें अपने साध्य तक, अपने प्रयोजन तक पहुँचाए। धन्यवाद फिर से आप सबका। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।